नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दोपहर के 1 बजे लेकर हाजिर होते हैं हमेशा एक अहम मुद्दा, और इस बार मुद्दा है एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा, दूसरी तरफ एक ऐसा आतंकी जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किए जाने के लिए भारत ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन इस बीच चीन के पेट में दर्द हो जाता है और चीन ऐसे शख्स के खिलाफ में लगा देता है के साथ में वीटो पावर लगा देता है। देखिए, यूएन में भारत ने चीन पाकिस्तान को बेनकाब करने का फिर ऐसे में काम किया, क्योंकि भारत ऐसे लोगों को बेनकाब करना बखूबी जानता है। भारत ने आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया और ऑडियो में साजिद मीर के आतंकी होने के सबूत पेश किए गए। चीन ने आतंकी घोषित करने पर लगाया था अड़ंगा। मुंबई हमले का हैंडलर रहा है साजिद मीर, लेकिन दूसरी तरफ उसी साजिद मीर को क्यों बचा रहा है चीन? आखिरकार क्यों तकनीकी बातें बोल बोलकर उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचा रहा है चीन? क्यों अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ कर रहा है? आखिरकार साजिद मीर से चीन को ऐसा क्या प्यार है? ये सवाल उठने लगे, लेकिन इस बीच भारत ने बेनकाब किया चीन को। भारत ने आतंकी मीर का वो ऑडियो भी सुनवाया। चीन ने आतंकी घोषित करने को लेकर वीटो पावर लगा दी। यूएन में भारत ने चीन पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया। भारत ने आतंकी साजिद मीर का वो ऑडियो सुनाया जिसने वो किस तरीके से बेरहमी से लोगों को मार रहा है। चीन ने आतंकी घोषित करने पर अड़ंगा लगाया था। जरा सुनिए, जो ऑडियो सुनाकर भारत ने बेपर्दा कर दिया चीन और पाकिस्तान को। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। जहां पर भी बंदा आ रहा है जा रहा है, उसे ठोको। उसे नहीं पता क्या हो रहा है। ये आवाज उसी आतंकी की है जिस आतंकी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल चीन कर रहा है। यह वही लश्कर ए तैयबा का आतंकी है जिसने, देखिए किस तरीके से लोगों को मारने के लिए इस ऑडियो में बार बार वो कहते हुए साफ तौर पर सुना जा सकता है। और इसी ऑडियो को सुनाकर भारत ने बेनकाब कर दिया चीन और पाकिस्तान को, कि एक तरफ चीन और पाकिस्तान जो ये कहते हैं कि आतंक से उनका कोई नाता नहीं है, वो कैसे आतंकियों को बचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा, जिसके जरिए अमेरिका के साथ में संबंधों को मजबूत किया जा रहा है, और देखिए आतंक के खिलाफ में भारत अपने साथ में देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम तो शांति परस्त देश हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको शांति रास नहीं आती, वो सिर्फ भारत के खिलाफ में काम करते नजर आते हैं और ताकतें भी भारत के खिलाफ में ही लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ आप खड़े हो जाएं, पर आतंक का साथ देना, यह तो नाइंसाफी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सभी का एक बार स्वागत है। मुकेश त्यागी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचते हैं तो चीन के पेट में दर्द होता है। अब चीन आतंकियों का साथ देने लगा है। देखिए, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा पृष्ठभूमि। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की ये जो विजिट है, ये स्ट्रैटेजिक एंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारी बॉर्डर्स के ऊपर चाइना और पाकिस्तान लगातार से हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, वो जग जाहिर है। और ये जो आतंकवादी है, ये 26/11 का मास्टरमाइंडेड था। लश्कर ए तोयबा का ये एक क्या कहते हैं, सेल का एक बड़ा एक्टिव यंग लड़का था, और इसको चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में इसके पर, ताकि ये इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट ना डिक्लेयर हो, इसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइना जो है एक तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लगता है कि हिंदुस्तान को फिर से चाइना ऐसे कोशिश कर रहा है, चाइना प्रॉक्सी वॉर भी लड़ सकता है पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि जो पीओके के द्वारा जो चाइना की सी बेल्ट रोड जाती है, वो ग्वादर पोर्ट तक जाती है। वहां पे कई बिलियन डॉलर जो है चाइना ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और उनको लगता है कि अगर बाय द वे हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लिया,
या किसी प्रकार से उसमें एनेक्स हमारे साथ हो गया तो उनके इन्वेस्टमेंट का बहुत ही विनाश हो जाएगा। तो चाइना चाहेगा कि जो टेररिस्ट है, चाइना खुद सामने अपने टेररिस्ट नहीं भेजता, वो प्रॉक्सी टेररिज्म कर रहा है। तो ये जो प्रॉक्सी टेररिज्म है, इसको लेकर के चाइना ब्लॉक जो कर रहा है, उसके इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप कैसे, जो कि सब पता है कि सब 26/11 का मास्टरमाइंड में ये शामिल था और इसके अगेंस्ट सैंक्शन होनी चाहिए एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, वो नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, और जो प्रधानमंत्री मोदी का इस तो समय इन जाना है, साजिशों का जवाब देने के लिए आप कह रहे हैं कि एकदम सही कदम हमने आगे बढ़ाया है और इसके जरिए न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब मिलेगा बल्कि इनकी असलियत भी बार बार सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल पूजा जी, सही कहा आपने। रत्नाकर सिंह इसका जवाब देंगे। रत्नाकर सिंह, क्योंकि एक तरफ जहां हम बेनकाब कर रहे हैं बार बार चीन पाकिस्तान को, दूसरी तरफ हम खुद को और मजबूत कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जैसे विषय को ना हम सिर्फ उठाएंगे बल्कि जो आतंकवाद को पोषित करेंगे उनको भी बार बार बेनकाब करेंगे। भारत का सही कदम? पूजा जी देखिए, अगर भारत के हित में और इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों के लिए अगर भारत अपनी आवाज अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाता है तो निश्चित रूप से विश्व की जो है लोगों को यह पता चलता है कि किस प्रकार जो है पाकिस्तान फंडेड जो है आतंकी यहाँ पे भारत में सक्रिय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस तरह की चीजें करने के अलावा भी इस तरह का दबाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जरूर डालना चाहिए, ताकि चाइना जैसे लोग जो है हमारे सीमा के अंदर जो घुस जाते हैं और घुसने के बाद जो पेट्रोलिंग पॉइंट जो होती है पहले की, उसको यथावत नहीं बना पाती है भारत की सरकार, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे भी दबाव बनाने की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे तो ध्यान रखने की जरूरत है ही। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को अमेरिका यात्रा करने से पहले मैं सिर्फ चर्चा में 1 मिनट शामिल करूंगा मणिपुर के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को शामिल कर के चर्चा करने से पहले भारत में भी मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को उतनी ही गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो मणिपुर में 75,000 लोगों ने मणिपुर से अपने घरों को छोड़ दिया है, 100 से ज्यादा जिंदगियां जो है वो खाक हो चुकी हैं, 10,000 से ज्यादा घरें जल चुके हैं, 4,000 जवानों के जो है हथियार छीने जा चुके हैं। तो इस तरह की परिस्थिति भारत में मणिपुर में है। और यहाँ पे जब 10 पार्टियों के नेतृत्व तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार मणिपुर को लेकर संजीदा नहीं है, या फिर वहां पर सरकार कदम नहीं उठा रही है? बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी कंट्रोल में नहीं है और पिछले 45 दिनों से मणिपुर जल रहा है और परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, इससे यही लग रहा है। और वहाँ बहुत सारे सांसद हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 356 का जवाब से मुकेश त्यागी जवाब देंगे इस बात का, फिर मुझे आगे बढ़ना है। मुकेश त्यागी, ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आप मजबूत पकड़ बना रहे हैं, लेकिन पहले अपने राज्यों को तो शांत कर लीजिए जहां पर इस वक्त इतनी ज्यादा आगजनी और हिंसा बढ़ती जा रही है। देखिए, कांग्रेस वाले भूल रहे हैं कि उन्होंने जो है मणिपुर के अंदर जब आपसा का पोजीशन हुआ था उसकी खिलाफत की, और अब आप ये देखिए सेंसिटिव स्टेट है, म्यांमार के साथ हमारा 450 किलोमीटर का बॉर्डर है और वहां से तमाम किस्म के लोग आते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर एक बहुत सख्त कंट्रोल करने की बात की गई थी, जिसका अपोजिशन जो है कांग्रेस ने लगातार किया है। तो आपका पहले तो ये बताइए कि आपकी पोजीशन क्या है मणिपुर को लेकर के? आप कैसे चाहते हैं मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन? जब हम आपसा लगाते हैं नहीं, आप मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो छोड़िए, आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है डबल इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और पिछले 45 दिन से आपने वहां पे परिस्थितियों को कंट्रोल में नहीं किया। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। जो वहाँ पे प्रवासी लोग हैं वो अपने अपने राज्यों को, सरकारों को आग्रह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से उनको। चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, आज का विषय नहीं है। और देखिए मणिपुर का विषय आपने उठाया और क्योंकि ये जेन्युइन विषय है इसलिए मैंने इस पर आपको बात करने दी, लेकिन आज का विषय फिलहाल दूसरा है, उसकी तरफ रुख करते हुए सर्वेश पाठक, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत ने आगे कदम बढ़ाया है, हमारी कई एक्सपर्ट्स से भी बात हुई, उनका कहना यह है कि चीन को तिलमिलाहट हो रही है। इसलिए तिलमिलाहट हो रही है क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है और भले वो ग्लोबल टाइम में ये छापे कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है और हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन हमारा रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता। देखिए, भारत का इस्तेमाल कोई भी देश नहीं कर सकता। बात हो रही है कि क्यों आखिरकार एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन हो, पाकिस्तान हो, ये देश भी कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आतंक के सबूत दिए जाते हैं तो ये आतंकियों के खिलाफ में वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। सर्वेश पाठक,
आपने सही कहा, ये वीटो पावर का जो इस्तेमाल है इसकी रोक लगनी चाहिए और इंडिया इसके लिए अग्रसर हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अभी जैसे ये पहला कदम नहीं है जो चाइना ने अरंगा लगाया, इससे भी पहले लश्कर-ए-तौबा के कितने आतंकवादी संगठन, कितने आतंकियों को लेके उसने वीटो पावर का यूज किया है। बस रोक लो। जितेंद्र कुमार ओझा, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। मैं आपके पास जितेंद्र जी आती हूँ, बात पूरी कीजिएगा सर्वेश पाठक। तो ये पहली बार नहीं है और ये इंडिया और यूएस में ये भी डील होना चाहिए और मेरे ख्याल से जो हमारे हुक्मरान हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज पे ज्यादा जोर देने की कोशिश अब हो रही है भारत की तरफ से। जो ये वीटो पावर का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पे कैसे लगाम लगाया जाए। दूसरी बात देखिए, ये जो डील है, ये जो यूएस विजिट है प्रधानमंत्री का, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वहां के वो सदन को संबोधित करेंगे और ये बहुत ही अपने आप में देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये मतलब वर्ल्ड के लीडर नेल्सन मंडेला थे, विंस्टन चर्चिल और उसके बाद और नरेंद्र मोदी जी और जेलेंस्की भी हैं। इनको ये मौका मिला है कि दोबारा वहां के सदन को संबोधित करेंगे। आप आए दिन देखिए, भारत यूएस का जो ट्रेड डील है 128 बिलियन डॉलर का पहुंच चुका है। हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो ये और सबसे बड़ी बात है, चाइना को टैकल करने के लिए इवन अमेरिका हमारे साथ आ रहा है और हमारे साथ जो डील्स हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे हैं, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हो रहे हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले वहां के जो डिफेंस सेक्रेटरी हमारे यहाँ भ्रमण करने आए थे। तो ये सारा कुछ जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सारा का सारा जो श्रेय कह सकते हैं आप बीजेपी गवर्नमेंट को दे सकती हैं। क्योंकि जो डिफेंस डील है, हम रसिया पे डिपेंडेंट थे, अब देख सकती हैं कि रसिया अभी जो है उसके हालात कैसे हैं। वहां से जो हमें सप्लाई आ रही थी उसमें रुकावटें आ रही हैं। आप ये तो नहीं कह सकती ना कि कंप्लीटली जो बदलाव है वो आज ही आया है, देश ने इससे पहले कुछ किया ही नहीं। बदलाव तो नेचुरल सी बात है, आज नहीं आया है, लेकिन जो यूएस का रुख भारत के लिए बदला है, आप एक अंदाजा लगा सकती हैं कि पहले क्या था। आपके पास कुछ देने को होगा तब आप दे पाएंगे ना, जब आपके पास खुद खाने के लाले पड़ जाएं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, या फिर आपके, मैं रशिया की बात नहीं कर रही, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूं। जब तक आप सशक्त हैं, जब तक आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तब तक ही आप किसी की मदद कर सकते हैं ना। जब आपको खुद किसी की जरूरत की आवश्यकता होगी तो आप क्या करेंगे? यूएस जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी उनको दिखा दिया कि भारत वैक्सीन बना सकता है, उन छोटे और गरीब देशों को भेज भी सकता है। तो भारत आदिकाल से सशक्त रहा है और सदा ही सशक्त रहेगा। अभी देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, मंदी छाई हुई है, लेकिन इतनी मंदी के बावजूद भी भारत में किस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये क्या अपने आप में अप्रत्याशित पर क्या आप कब आई थी इस देश में मंदी, कब आई थी? अगर आप ये एग्जांपल दे रहे हैं तो आर्थिक मंदी का दौर कब शुरू हुआ इस देश के अंदर? 2008 में जो सबसे बड़ा मंदी आया था उस वक्त भी सस्टेन कर गए थे ना, हम सस्टेन कर गए थे ना, तो ये तो नहीं कह सकते ना। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करवाया था तब हम पे यही अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगवाया था कि नहीं? तब भी हम समर्थ थे। वही चीज है ना, देखिए धीरे तो वक्त की बात है ना, वही कह रहे कि धीरे धीरे बदलाव होते हैं। लेकिन देखिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी ये कहते थे, खुद उनकी ये बात थी, उनका एक कथन था कि आप पिछली सरकारों के काम को शून्य नहीं कर सकते। हर सरकार अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ करती है, ठीक है, लेकिन आज बेहतर हालात हैं, आज और देश सशक्त हो रहा है। इस बात को आप समझिए, आज देश को एक नई पहचान मिल रही है, ठीक है, मैं आपकी बात को मान गई जितेंद्र कुमार ओझा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी चीन ने यही किया। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और फिर आप आतंक को पोषित करने का काम करते हैं। कि चीन का जहां तक सवाल है कि बिना डिक्लेयर, हम एक अनडिक्लेयर्ड वॉर में रहता है हमेशा, जो भी देश उसके साथ उसके डिफेंसेस को। आप चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी देखें कि वो अपने नागरिकों के साथ भी बड़ा कोर्सिव तरीके से पेश होता है। चीन जो है बड़ी छोटी सी सभ्यता होती थी यांगजे रिवर और येलो रिवर के बीच, और उसके बाद से वो एक्सपैंड करते जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक सभ्यता के रूप में हम सिकुड़ते गए हैं। जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस होना चाहिए था वो बैलेंस खराब हो रहा है। तो देखिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या गलत है। उसके पास वीटो है, और वीटो है तो वो बिल्कुल किसी मान्यता को नहीं मानता, वो इस्तेमाल करता है। और एकमात्र तरीका है उसको सही करने का आपकी अपनी राष्ट्रीय शक्ति। पूजा जी, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ के नहीं किया हूँ, जीवन के सबसे बेहतरीन साल मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा में लगाए हैं, मैं प्रैक्टिशनर रहा हूँ। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, डिप्लोमेसी की बात होती है, इसमें मिलिट्री की बात होती है, इसमें मेरा मानना है कि सरकार, विपक्ष, सिविल सोसाइटी, सभी लोगों को एक साथ रहने की जरूरत है। आज जो बातचीत चल रही है, प्रधानमंत्री की जो विजिट है अमेरिका में जाने की,
आप देखिए कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भावनात्मक मित्रता नहीं होती है। 4 वर्षों में एक बार जो है किसी राष्ट्र कोई राष्ट्रपति वहां का इनवाइट करता है स्टेट विजिट पे किसी को। 2008 से 24 के साल के दौरान 4 टर्म में भारत के 2 प्रधानमंत्री, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में और आज प्रधानमंत्री मोदी गए। तो एक मजबूत और कैरिज्मेटिक लीडर के होने से निश्चित रूप से देश को फायदा होता है, लेकिन 2 देशों के संबंध, उनके जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है या सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, कभी भी किसी पर्सनैलिटी के मुहताज नहीं होते हैं। आज ये रिक्वायरमेंट है, चीन से जो खतरा है, भारत को एग्जिस्टेंशियल खतरा है मेरा मानना है, और अमेरिका को भी खतरा है कि उनके जितने बेसेस हैं, जितने अलाइज हैं, वो सारे आज जो है वल्नरेबल हैं। और अमेरिका को लगता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इसमें एक मजबूत ताकत के रूप में बन के आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो बातें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं, देश के भीतर उसको इन्फोर्स करने की, अपनी ताकत को ऑप्टिमाइज करने की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। अगर कुछ डिफेंस डील साइन भी होते हैं तो उस डिफेंस डील के साइन के जरिए हम अपने आप को कैपेसिटी का आप मजबूत जिक्र नहीं कर रहे सकते। हैं, जिस इस तरह कैपेसिटी के का आप अपनी जिक्र मजबूत कर करने रहे की हैं, जरूरत होगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार में उस कैपेसिटी में इजाफा हुआ है? देखिए, कई चीजों में इजाफा हुआ है, कई चीजों में कमी भी आई है, और मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, इसलिए मैं पूरी बैलेंस तरीके से कहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत जबरदस्त कम्युनिकेटर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ये में भी देखा जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी अनपैरेलल्ड है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन साथ साथ में मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति कभी कोई जादू नहीं कर सकता है। तो उनके आसपास की जो टीम आई है, उस टीम में टेक्निकल लेवल पे तो जरूर एफिशिएंसी हुई है, लेकिन जैसे इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी है, जिस तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की हो, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो नहीं हुई है। आपके इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे? जिस देश में 30 साल लगते हैं फैसले होने में, उस देश में कोई इन्वेस्टर जो है सीरियसली आ ही नहीं सकता है। देखिए, बहुत सारी इंटरनल इश्यूज हैं जिसे हमें किसी और वक्त बात करने की जरूरत है। फिलहाल बात हमें करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के विजिट पे, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये विजिट जा रही है। और मेरा मानना है कि जो भी लोग क्यों ना हो, इसमें हम एक दूसरे से कम्पीट करें नई आइडियाज के रूप में, बजाय कि एक दूसरे के नीचे दिखाने के अंदाज से। मैं यही कहूंगा पूजा जी। सैयद जवाद साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि भारत की गूंज है, फिर सिर्फ राजनीति करने के लिए, विरोध की राजनीति करने के लिए विरोध करना कितना जायज है? पूजा, देखिए, इसके जो हैं अलग अलग इश्यूज हैं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है या विदेश नीति होती है, वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, अभी चीन के मुद्दे को लेकर के बड़ा जो है जोर शोर अभी आपने भी उठाया, लेकिन आप देखिए यूएस से ज़्यादा तो चीन के साथ हमारा व्यापार हो रहा है। कब बंद कर देंगे आप? और आप बताइए, लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और तमाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। वहां जा करके तो चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं जब सदन के अंदर विपक्ष के साथ बात होने की बात हुई थी कि मुद्दा जो है चीन के ऊपर जो है चर्चा होगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा होने नहीं दी, सदन ही नहीं चलने दिया गया। उसके बाद तमाम चीजों के ऊपर जो है बात करने की कोशिश करी गई, सत्ता पक्ष जो है वही सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, और विपक्ष का कोई नेता अगर सवाल उठाता तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, सदस्यता रद्द हो जाती है। ये तमाम चीजें अच्छा, अजीब और हैरत अंगेज बात मुझे ये लगती है। भरोसा नहीं करते? अगर आप सदस्यता रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो पूरी बात आप कोर्ट पर भरोसा नहीं मैं करते? बीच में बोला किसी की पूजा, बहुत शालीनता सुना बोला है तब तो सर्वेश जी, मैंने सुना ना आपको, सुना ना मैंने आपको। गलत क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने बीच में बोला आपके, बोलोगे तो आप बीच में बोला आपके, आप बोल पाएंगे अगर मैं बोल? अरे वन बाय वन बात कीजिए ना, खिचड़ी नहीं फिर बोल नहीं पाएगा कोई डिबेट में, सर्वेश जी, समझ लीजिए। किसी के बीच में नहीं टोका टाकी करी। अब मैं आपको बताता हूँ 3-4 नीतियों के ऊपर। देखिए, भारत जो है, भारत इकोनॉमिकली तौर पे बहुत बड़ा जो है, अगर देखा जाए व्यापार के तौर पे सबसे बड़ा देशों के रूप में उभर रहा है। वहाँ के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो अदर कंट्रीज के होते हैं या यूएस के हो गए, वो एक भारत को एक अच्छी मार्केट के तरीके से देखते हैं। एक जो 40 करोड़ लोगों का देश है, उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा होता है कि वहाँ पे ट्रेड कैसे बढ़ेगी, इकोनॉमिकल कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप कहें कि नीतियों के ऊपर होगा, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। रीजन बात बता दूं आपको, अगर यही बात होती, अगर सही जवाब साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यहाँ की नीतियां भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, किसने तो मना करा? अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, दैट मींस कि कुछ तो नीतियों में सुधार हुआ होगा ना। शालीनता तो सुन रहा था मैं, लेकिन अब मेरे बीच में इंटरप्ट होगा, हैकलिंग होगी तो अच्छी बात नहीं। मैं आपको 2 उदाहरण के तौर पे देता हूं। अभी यहाँ पे कांग्रेस के नेता ने मुद्दा उठाया मणिपुर का, वो मुद्दा जायज है, सही है अगर विपक्ष उठा रहा है। रीजन क्या है कि मणिपुर के ऊपर एक अल्फाज नहीं निकलते, यूएस की विजिट हो रही है, ठीक है आप करिए, लेकिन चीन के ऊपर आप जब लंबा चौड़ा एक भाषण देते हैं, एक वक्त था कि लाल आंख कर करके डराना चाहिए था, हमें तो नहीं दिख रहा।
अब क्या एंगेजमेंट बना हुआ है, क्या जो है विदेश पॉलिसी है चीन के ऊपर जो है, आप देखिए जाकर के, एक तरफ तो व्यापार चीन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, यूएस से ज्यादा व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे चीन के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, क्या हैं वैसे बॉर्डर के ऊपर जैसे आज रिश्ते होना चाहिए थे, नहीं है। देखिए आप अगर डिप्लोमेटी के तौर पे देखेंगे, डिप्लोमेसी सर जानते हैं इस चीज़ को लेकर के, व्यापार के तौर पर रिलेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अलग तरीके चलते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर आएंगे जो मौजूदा स्थिति है उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए थी ना, वहाँ जाके। और मैं तो हैरत में हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश कहीं दौरे पर जाते हैं अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं कि उनसे बड़ा सेकुलर कोई नेता नहीं है, वो बिल्कुल नेहरूवादी गांधीवादी विचारधारा के ऊपर चलने वाले आदमी, और जैसी भारत के अंदर आप देखेंगे उनसे बड़ा आपको जो है कोई हितैषी नहीं दिखा नजर आता है। पूरी जो है मेजोरिटी की राजनीति करते हैं, विदेश नीति में जाएंगे अपने आप को सेकुलर साबित करेंगे, भाई मैं तो सेकुलर आदमी हूं, और सेकुलरिज्म की बात करेंगे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन यहां पर आएंगे तो आप देखिए किस तरीके से हिंदुत्ववादी कट्टरवादी जो है वो पूरा अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहने लगेंगे। रुक जाइए, अभी बता दे रहा हूं। अरे मुस्लिम सुनिए, एक सेकंड, आप दोनों जरा ध्यान से सुनिए। सही है जवाब सर्वेश पाठक, एक सेकंड। अरे सुनिए, एक सेकंड, यहाँ तो सुनिए, सही है जवाब, एक सेकंड को लेकर के, सही है जवाब। यूएस की ही रिपोर्ट है माइनॉरिटी के लेकर, भारत के अंदर माइनॉरिटी की क्या स्थिति है? अच्छा आप देखिए, भारत एक ऐसा देश है। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड जरा शांत करवानी है, एक सेकंड करवानी है आपको। सही है जवाब, एक सेकंड। विषय क्या है, आप कहां पर लेकर जा रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेता खड़े हो जाते हैं और भाषण देना शुरू कर दिया। मैंने आपसे सवाल बोलना चालू करूंगा तो बोल नहीं पाएंगे। नहीं, आप अगर इस बात को कह रही है, बताइए माइनॉरिटी की स्थिति भारत के अंदर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत के अंदर इंटरनेट में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आ गया? बात नहीं होती, क्या बात नहीं होती? वहां पर तो आप बताते हैं कि विदेशी नीतियों के ऊपर यहाँ पर बात नहीं करी जाएगी। आप बताइए, एक सेकंड, प्रेस के अंदर भारत कौन से स्थान पर आ गया? प्रेस फ्रीडम के अंदर भारत कौन से स्थान पर इस वक्त? अरे सुनिए पहले एक बात, कहां की रिपोर्ट है? आप सारी बातें कीजिए ना, आप सारी बातें कीजिए, लेकिन जो फिलहाल आज का विषय पहले उस पर तो बात कीजिए। तो आप उसमें तर्क लेने की बात करेंगे तो ठीक है। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि इस अमेरिकी दौरे से कोई फायदा नहीं है, डिप्लोमेटिक वे में कोई फायदा नहीं है? यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इट इज जीरो। नहीं, मैं जीरो नहीं कह रहा इसको, ठीक है आप जाइए, और भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि जाते नहीं है, जाते हैं, अपना एक इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और विदेश नीति के ऊपर सभी देश बात करते हैं, भारत जाए बात करे, अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप अगर मौजूदा स्थितियों को देखेंगे, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, भारत के अंदर माइनॉरिटीज की क्या स्थिति है। अरे पूजा जी पूछिए, माइनॉरिटी का मतलब क्या है? वहां पे बात होती है, 5 करोड़ की आबादी है, यही चेहरा एक्सपोज कर रहा हूं। राजनीति में वहां जाएंगे तो अपने आप को सेकुलर, और यहाँ आएंगे तो अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी, यही दोहरा चेहरा है। यही तो मैं बता रहा हूं। एक चीज तो मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, जिस तरीके से वहां पर हम बाकायदा पूरा ऑडियो टेप सुनाते हैं और बताते हैं कि क्या किया है साजिद मीर ने, इसके बाद क्या असर अगला होने वाला है? देखिए, टेररिज्म जो है एक वॉर का तरीका है, कॉम्प्रिहेंसिव वॉर का तरीका है। टेररिज्म में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में पिछले 50, 60, 70 सालों में जो भी टेररिज्म हुई है उसे किसी न किसी स्टेट ने स्पॉन्सर किया है। देखिए, भारत में जो है देखा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ करती थी, और हमारी 90% पॉपुलेशन के लोग बड़ी तारीफ करते थे कि वो जो है नेशनल मेन स्ट्रीम से लगी रही है। लेकिन आप देखिए कि 70 के दशक के बाद से जो है पाकिस्तान ने, और उस समय हम लोग सस्पेक्ट करते थे, हमें शक होता था कि शायद अमेरिका का भी पैट्रोनेज उनके साथ ऊपर था, कि वो जानबूझ के देखे तालिबान भी जो क्रिएट किया गया या अफगानिस्तान में जो रेडिकलिज्म हुई उसमें इसी अमेरिका का भी हाथ था। तो उन्होंने एक दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र को फ्रैक्चर करने के लिए लोगों को ब्रेन में ब्रेन वॉश करना शुरू किया, और इस तरीके से ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि आज हमारे पास एक साइजेबल सेक्शन है जो अपने को आपको भारतीय समझने में उसको दिक्कत हो रही है। मैं उनको दोष नहीं देता, मैं कहता हूं कि अरब की क्या जेनेटिक प्रॉब्लम रही, अरब की क्या कल्चरल प्रॉब्लम रही, क्या पेरोकिलिज्म रही, क्या एक्सक्लूसिविटी रही, वो सारी समस्या उस कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश की जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने 1920-30 के दशक के बावजूद और अपने फायदे के लिए डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। देखिए, आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि हम भारत के भीतर जितने टेररिस्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है उसको खत्म करें, सोच को भी खत्म करें। और जहां तक इंटरनेशनली इसका सवाल है कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोनों लिंक है,
चाइना जो है खुद नहीं करना चाहता है, डिनाइबल तरीके से रहता है, लेकिन चाइना ने अब पेट्रोनाइज करना शुरू किया है पाकिस्तान के जो टेरर नेटवर्क है। आसान तो शब्दों में इस कहा टेरर जाए नेटवर्क तो को चीन पाकिस्तान के कंधों बढ़ का गया, सहारा सर। लेकर अगर आतंक बिल्कुल, चाइना जो बिल्कुल, है ये वॉर का आतंकवाद तरीका को है। सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना के साथ भारत सरकार का अब तक का सर्वाधिक ट्रेड बढ़ा है सर, वो कैसे बढ़ रहा है? यही तो मैं बताना चाह रहा जवाब हूँ देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। और देखिए चर्चा की फिर से हम शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार बने। मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस, सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं, सैयद जवाद भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं, यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में एक और मेहमान इस वक्त जुड़ गए। मुकेश त्यागी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपकी तरफ छोड़ के गई थी, उसका जवाब चाहूंगी। यहाँ पर जो हमारे साथ में मेहमान है वो ये कह रहे हैं कि साहब एक तरफ तो आप चीन को दुश्मन बताते हैं, दूसरी तरफ उसी चीन के साथ में व्यापार करते हैं, कभी तो आप ऐप्स पर भी बैन लगाते हैं, आप कहते हैं कि साहब हम वहां से अपना जो आयात है उसको बिल्कुल जीरो करेंगे, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि चीन के साथ में व्यापार तो तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक्स को समझने के लिए गंभीरता भी चाहिए और डेप्थ भी चाहिए। मैं समझता हूं कि उस समझदारी की कमी है। अब आप ये बताइए कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो 60 to 70% हमारी दवाइयों के लिए जरूरत है। चाइना जो है औरों के मुकाबले 30% चीपर। मैं चाइना का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक होता है फेज वाइज एलिमिनेशन, एक होता है इमीडिएट आप ब्रेक लगा दीजिए गाड़ी में, आप इमीडिएटली ब्रेक लगा देंगे तो पीछे भी आने वाली गाड़ियां आपसे जुड़ जाएंगी। तो हिंदुस्तान जो है अपनी लगातार स्ट्रैटेजी बना रहा है। अगर हम फार्मास्यूटिकल्स कोविड के बाद वहां से इंपोर्ट रोक देते तो हमारी दवाइयों पर क्या प्रभाव पड़ता। सेमीकंडक्टर चिप से देखिए, चाइना से जो है नॉन ऑयल इंपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा होता है। ऑयल का इंपोर्ट तो हमारे रशिया से और तमाम देशों से होता है। मुझे एक मिनट खत्म करने दीजिए। तो इसमें और जो यहाँ के प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो भी चाइनीज गुड को इसलिए प्रेफर करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक्स की ज्ञान इसलिए आवश्यकता है कि अगर आपके इनपुट सस्ते पड़ेंगे, अगर आपके इनपुट सस्ते होंगे तो आपके एक्सपोर्ट पोटेंशियल उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर हम चाइना के गुड्स को लेकर के एक्सपोर्ट पोटेंशियल अपने बढ़ते हैं तो उसको ऑफसेट कहते हैं, वी हैव ऑफसेटेड आवर डेफिसिट देयर। तो इसको ये एक स्ट्रैटेजिक तरीके से यूज किया जाता है और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे हिंदुस्तान की जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। आप देखिए मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कितने मल्टीप्लाइड हो गई है, मुझे बताइए जरा। कम से कम 100-150 कंपनी जो है एप्पल ने यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है चाइनीज प्रवक्ता की तरीके एक बार आप सुन लीजिए ना, जब आपके बीच में कोई बोला था तो आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो सेम तकलीफ उनको भी होगी ना। आप तो देखिए, आप तो जो है ना मतलब राजनीतिक स्पीच देने के लिए इसका टेलीविजन का माध्यम यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने भाषण दिया, ना कोई आगे ना पीछे, भानुमति ने कंधा जोड़ा, तो आप तो रहने दीजिए क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी के पास है सर, हमारे पास प्रभु वो हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है कि इधर कूद जाओ और उधर चले जाओ, उधर से कूद करके इधर चले जाओ। वो हम लाल आंख कर करके डराने वाले लोगों में से नहीं थे। फिर जैसी था वो झप्पी पाली ना, हमने झूला झुलाया। सॉरी टू से दैट, चाइना को झूला नहीं झुलाया गया, चाइना से झूला झुला करके बात हमने नहीं करी। और ना मैंने के बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने एक सेकंड, मुझे पता तकलीफ होने लगेगी। सच जो होता है वो कड़वा होता है। सच बोलिए लेकिन अपने वक्त पर बोलिए। आपका सच आप बोलिए, अपने वक्त पर बोलिए। अब उनको बोलने दीजिए ना एक बार। ज्ञान कम बांटिए जरा, मेरा ज्ञान सुन लीजिए। उससे आपका ज्ञान तो अरे प्लीज, यहाँ पर डिबेट आप दोनों के बीच की नहीं है, जनता आपको देख रही है। लहजा ठीक रखे बात करने का। इतनी बोलने की इच्छा है तो घर में जाके चिल्लाइए, यहाँ पे मत चिल्लाइए। अच्छा ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट अरे सैयद जवाद, एक सेकंड, मुकेश त्यागी एक सेकंड। ये आपकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं हो रही है, कोई बंटवारा नहीं हो रहा आप लोगों के बीच में। आराम से बात कीजिए ना, देश के हितों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा संजीदगी से। जब मोदी जी बात करते हैं कि हमारे विरासत में, अब आप ये देखिए कि चाइना के जो वीटो राइट्स है वो किसने दिए? जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को उठा करके दे दिए थे। हिंदुस्तान को वीटो राइट्स मिलने के प्रपोजल आया था। आपको जो इतिहास मालूम होगा, 1953 की बात है। वीटो पहले अमेरिकन ने हमको ऑफर की थी कि हिंदुस्तान को वीटो पावर दी जाए, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उठा करके वो चाइना के हाथ में पकड़ा दी और चाइना में अक्साई चीन पकड़ा। अक्साई ये झूठ बात है। चीन बिल्कुल सही बात है, आप देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने सदन में उसका क्लैरिफिकेशन रत्नाकर सिंह, और वो शायद आपने मुझे बोलने दीजिए। अब मैं जल्दी से सर, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। फिर मुकेश त्यागी बोलिए कंप्लीट कीजिए फटाफट से सर। जी पूजा जी, मैं आपको जवाब दे रत्नाकर जी, मैं एक सेकंड बस इनकी बात कंप्लीट होती है आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड, फिर बहुत देर से हमारे साथ में यूके देवनाथ जी भी वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मसूद अजहर जो थे, मुझे बताइए कि उसको जो है किस तरह से इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट किया। चाइना ने वहां पे वीटो लगाने की पूरी साजिश कर ली थी।
लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी वहां पे कामयाब हुई और अब मौजूदा इतिहास में संख्या क्या जो हुआ है- उस पर न जाते हुए हमें तो प्रेजेंट की बात करनी है ना। नहीं, मैं ये जो इतना क्लेम कर रहे हैं इतिहास भी अपने आप संघ को का कि हमने इतिहास पता नहीं बताते हैं। शब्द ठोक अब रहे मुकेश जी आप हैं कहेंगे बिना आपके बिना बीच में सोचे इंटरप्ट समझे करता कोई आपकी ज्ञान विदेश है नीति नहीं को, अभी फिर मैं उसके आपको बगैर- एक्सपोज करूंगा तो आपको तकलीफ होने लगेगी। अरे करिए ना, बगैर क्लियरेंस आपका लिए जो है आप पाकिस्तान आप के एक अंदर काम चले करिए, जाते अपनी हैं डिबेट इनके और साथ नवाज शरीफ से इंडिपेंडेंट मिल करा करके दीजिए। आते हैं, क्लियरेंसेस लिए एक थे करा आपने। दीजिए, कोई टाइम ये निकालिए, आपका मैं करता हूँ डिप्लोमेटिक उसके स्तर साथ। होता है, ये बिना विदेश नीति होती अज्ञानियों है। व्यक्तियों के साथ ये कौन सी विदेश नीति अरे होती है? one by one बगैर बात कीजिए। clearance लिए आप जो अरे उधर से आ आप रहे हो, अज्ञान पाकिस्तान में मत उतर बांटिए गए, भाई, उनके लिए अज्ञान शाल मत लेकर बांटिए के जा भाई रहे हैं, साहब। उसके बाद बिरयानी अज्ञान लेकर के के आ रहे हैं, पराकाष्ठा उनके में लिए जो पहुंच है चुके हैं आम आप। लेकर के आ रहे आता पता हैं। ये कुछ कौन सी नहीं। विदेश नीति होती बोले जा रहे हैं, है? बस उसके बोले बाद जा क्या रहे हैं। चीजें अरे हुई मोदी सामने को- आई अरे नहीं रुक आई। जाइए ना भाई, क्या आम लेकर आया, कौन शॉल लेकर आया, किसने ये चप्पल विदेश पहनाई, नीति किसने होती है। जूते पहनाया, ये विदेश नीति ये है होती है। क्या जुबान आपका तो विषय ये है है, क्या? लिए जा कुछ रहे अच्छा हैं, नजर आता है? और नहीं, और आपने और सारी और नेगेटिव बातें की, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के नहीं, एक सेकंड, अगर सही है जवाब, कोई अच्छा, आपको कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती क्या? एक सेकंड, जोड़ी- जोड़ी- अगर जोड़ी- आपने इतनी जोड़ी। नेगेटिव चीज गिनवाई तो क्या आपको इस सब के बीच में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती? कहीं पर आपको ये नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव बात है? जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीजें, आपको खुद पॉजिटिव नहीं? कर रहा हूं, लेकिन सवाल है, सवाल तो पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे? शॉर्ट- ये हर इनका- जगह मीडिया के अंदर ये होगा, इनकी मोदी इंटेलिजेंस शॉर्ट मोदी सर्किट कर मोदी चुकी मोदी है। यही होता रहता ये हो गई तो- है। अगर ये होता है तो ये नहीं होती है। अरे चाटुकारिता में बहुत फर्क होता है, चाटुकारिता में और सवाल करने में आप बहुत लोग फर्क डिबेट को होता है। कैप्चर कर रहे हैं, छोड़िए। चाटुकारिता में रत्नाकर आगे निकल चुके हैं आप सिंह, एक लोग। सेकंड, एक सेकंड, जितनी मैं डिबेट को कैप्चर नहीं करने दूंगी आपको। आपका पर्सनल एजेंडा पूरा नहीं होगा यहाँ पर, मैं आपकी बात काउंट कर दूंगी। शांत हो जाइए, एक बार शांत हो जाइए आप सब लोग, खामोश खामोश, बहुत हो गया आप लोगों का, प्लीज। अरे सही है जवाब, एक सेकंड, सर्वेश पाठक, एक सेकंड, सर्वेश पाठक सही है जवाब का, कर दीजिए फेडर डाउन। अगर नहीं मानेंगे तो मैं आपको फेडर डाउन कर दूंगी भाई, आप लोग डिबेट कैप्चर करने लगे हुए हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने तो जरा खामोश रहिए, ऑडियो डाउन कराती हूँ मैं आप लोगों की। आप नहीं, अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो अगली बार से ऐसा किया तो फिर मैं आपकी आवाज भी नहीं उठने दूंगी। इसीलिए प्लीज प्लीज, अगर आप बेवजह की बातें करेंगे तो ये करना पड़ेगा मजबूरन। अब मैं आपका फिर से फेडर अप कर रही हूं, टीम फेडर अप कर दीजिए, लेकिन प्लीज ये सब मत कीजिएगा। यूके देवनाथ का बहुत देर से इंतजार करें सर, मैं आपके पास हूं, लेकिन रत्नाकर सिंह बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए रत्नाकर सिंह। देखिए पूजा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, अगर आप प्रश्न उस पर पूछा जा रहा है कि ट्रेड क्यों चाइना के साथ बढ़ रहा है, तो वो उसको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अब इनकी हर विफलताओं में कोई ना कोई इनको स्ट्रेटेजी दिखती है। आप अगर पूछेंगे कि भाई, आप अगर कहते हैं कि चाइना के सामानों पे यहाँ पे बहिष्कार करो, हाँ यहाँ पे ऐप पे आप बैन लगाते हैं, तो उसको भी ये कोई स्ट्रेटेजी डिफाइन कर देंगे। आप अरुणाचल प्रदेश में गांव कोई बसा लेता है चाइना आकर के, उसको भी ये कोई स्ट्रेटेजी डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से और विडंबना ये है पूजा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 बार जो है चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, और उसके बाद भी चाइना इस तरह का कृत्य करता है। पीएलए जो है उसकी, वो हमारे सीमा के अंदर घुस जाती है, और ये 56 इंच का और लाल आंख दिखाने की बात करती है। वो भी अगर इनका कोई स्ट्रेटेजी है तो देश की जनता जानना चाहती है, बता दीजिए। आज मैं पूजा जी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिक विफलता के कारण, अरे सुन लीजिए, अभी मुकेश जी बोल लिया। अरे आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं, क्या देश को क्या बहुत करना बोला चाहिए? आपने। नहीं, आप बताइए, आप बहुत सुन बड़े, लीजिए, अरे बहुत बड़े उरी और पठानकोट में, अरे सुन लीजिए, आप बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। सुनिए, उरी और पठानकोट में, मैं आपसे पूछ रहा उरी हूँ, और पठानकोट में पाकिस्तान की एजेंसियों क्या को करना आप बुलाते हैं। चाहिए? लेकिन रत्नाकर सिंह, मुकेश त्यागी ने जिस बात का जिक्र किया, कि चीन के पास में अगर आज वीटो पावर है, तो ये तो आप ही के नेता शशि थरूर, जिनकी नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए वो इस बात का जिक्र करते हैं, ये तो आप ही के नेता हैं। फिर ये ऐसा अपनी किताब में क्यों इस बात का जिक्र करते हैं? देखिए मुकेश जी और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये र्यूमर फैलाते हैं। मैं कहूंगा नहीं, शशि थरूर की बात कर रही है, शशि थरूर की बात, अरे उनकी बात वो तो आपके अध्यक्ष ये चुनाव लड़ चुके हैं। ये कहते हैं कि नेहरू जी जो है वीटो पावर मिल रहा था भारत को, और ये वीटो पावर जो है हमने लिया। आप अपने हारे हुए अध्यक्ष को डिसोन कर रहे हैं। ये आरोप लगाया गया था सदन में, संसद में, और नेहरू जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखा और रिकॉर्डेड है। क्या रखा था बताइए? तो ये आपके ऐसे नेताओं को फिर जो अपनी किताब में ऐसी बातों का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए। अरे भाई, आप ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। मैं एक ही नेता को डिसोन कर रहे हैं। अब पूजा जी इनको चुप कराएंगी तो मैं बातों को रख लूंगा। मुकेश जी, एक सेकंड, अब उनको बोलने दीजिए। मुकेश जी, 1 by 1 प्लीज।
हाँ, बोलिए चलिए मैं रत्नाकर इसमें जी। बहस करूंगा इनसे। आज हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति हम लोगों ने जिस तरह से लागू किया था, वो अलग थलग पड़ा था और इस तरह की परिस्थिति नहीं बन पा रही थी कि चाइना जो है उस तरह उसके सपोर्ट में है जो वीटो पावर का इस्तेमाल करे। ये हमारी रणनीतिक सफलता थी, लेकिन आज इनकी रणनीतिक विफलता इस कदर है कि ये जब उरी और पठानकोट में हमला हुआ था तो वक्त बदल गया, हालात बदल गया तो जज्बात बदल गया क्या? वक्त बदल गया, हालात बदल गए तो जज्बात बदल गए क्या? उत्तम कुमार देवनाथ, वक्त हालात बदले तो जज्बात बदल गए क्या? पाकिस्तान देखिए भारत में बुलाने का आपने भारतीय बांटा जनता है। पार्टी करती है ये, और मैं पॉलिसी लेकर के कहना चाहता हूं कि जब अमेरिका जाते हैं तो पार्टी ए या पार्टी के नहीं जाते। हाँ। किसी भी पार्टी का नेता चाहे पार्टी ए से हो या पार्टी अमेरिका जाते हैं तो प्रधानमंत्री बनके ऐसे मौके पर ना चाहिए कि अगर मोदी जी का वहां जयकार हो रहा है पार्टी को इससे तकलीफ नहीं। इधर मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ, ये मोदी का जयकार, भारत के जयकार से इतर हमारे सामने चीन एक बड़ी चुनौती बनके उभर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, उसके कंधे पर बंदूक रख रख कर वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो आतंकवादी हैं उन तक को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिका भारत की दोस्ती, क्या इससे चीन को हम करारा जवाब दे पाएंगे? यूं तो हम हर मौके पर दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो क्या इससे कमर टूट जाएगी? क्योंकि हमारा डिफेंस इससे स्ट्रांग होने वाला है। हमारा डिफेंस स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है हम हर तरीके से लोहा ले सकते हैं। अमेरिका के और इन्वेस्टमेंट्स यहां पर होंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिकल वे में भी हम स्ट्रांग होंगे। तो आप इसको ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं? पूजा जी, भारत डेमोक्रेटिक देश है, यानी हरवादी देश है, जो देश के हित के है। इसके लिए हम चीन को छा चुके हैं और कि भारत मजबूत करेगा के साथ दोस्ती, भारत दुनिया के साथ फाइट करेगा कि वो करें। और अब जरूरत तो भारत इसी क्रिटिकल हालत में मुल्कों से और उनके साथ अपने को मजबूत करेगा। ठीक है, कुछ आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी बात में इतना समझ पाई कि आप कह रहे हैं कि इन दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ होने से भारत को भी फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा हर लिहाज से। अब जवाद साहब, सवाल यह है कि आप चलिए उनको बोले चाटुकार हैं, आजकल तो मीडिया के लोगों को भी भर भर कर आप लोग गालियां देते हैं। अब ये यूके देवनाथ हैं, सेना की पृष्ठभूमि है इनकी, इनको क्या कहेंगे? अब इनको भी नजर आता है कि आप चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, आज आर्थिक तौर पर नहीं लेकिन कल जरूर आप आर्थिक तौर पर चीन को भी जवाब दे पाएंगे और वहां पर डटकर लोहा ले पाएंगे। देखिए, मौजूदा सरकार से ही सवाल होता है और सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, दूसरा कार्यकाल मिला है, इन्हीं 5 साल के बीच में ही सवाल बनेंगे और सवाल करना हमारा जो है संवैधानिक हक है। हम कठोर से कठोर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की या बीजेपी की आलोचना कर सकते हैं, इसका संवैधानिक हक हमको मिला हुआ है। लेकिन हम जब सवाल ये पूछते हैं कि भाई अगर आप चीन के साथ चलिए आप अपना जो है व्यापार बढ़ा रहे हैं, करिए, कोई क्या दिक्कत है। लेकिन जब विदेश नीति के ऊपर जयशंकर साहब से सवाल करा गया तो उन्होंने बताया कि हम चीन से नहीं लड़ सकते, उसकी इकोनॉमी बड़ी है। अब बताइए इसको मैं क्या सोचूं? वो तो एक डिप्लोमेट्स भी हैं और इस वक्त विदेश मंत्री भी है, अमेरिका भी मान रहा है। तो नहीं, अब देखिए फिर यही सवाल खड़ा होता है। अब जब सवाल हम करेंगे विपक्ष के तौर पे, सुन लीजिए, हकीकत को आप नकार तो नहीं सकते हैं ना, हकीकत को नहीं नकार जो फैक्ट है उसको आप नकार नहीं सकते ना, आप उससे लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी पर काम कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, तो पूरी बात मोहतरमा सुनिए। देखिए, हम सिर्फ एक चीज कहते हैं कि किसी भी चीज को आप जो है अपना एक बिल्कुल जो मार्केटिंग, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, भाजपा को एक एज हासिल है कि जिस तरीके की मार्केटिंग होती है, चीज़ें होती हैं, चुनाव के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल करा जाता है कि बाइडन ने हाथ पकड़ लिया और वो पीछे के लिए आ गए और चीज़ों को हो गए। ये हम इस चीज़ के ऊपर हैं। पहले भी प्रधानमंत्री भी और भी प्रधानमंत्री जी दौरे करते थे, विदेशों के दौरे होते थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसकी मार्केटिंग हो रही है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो जिस तरीके से चुनाव को दिखाने के लिए करा जा रहा है, इस्तेमाल करा जा रहा है, अगर ये मार्केटिंग है तो आजकल तो फिर जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, मार्केटिंग तो वहां पर भी ठीक ठाक हो रही है। आप सुन लीजिए, बहुत सी जगह पे विदेश नीतियों के ऊपर उस पे फिर आप बीच में चले जाएंगे, बात मुकम्मल नहीं होने देंगे, बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। मैं नहीं घंटों नहीं टर्म नहीं लेंगे, वो
दे रहे हो एक उसपे? सेकंड, सही अरे जवाब। झूठ पे झूठ बोलने सर्वेश का काम पाठक, हमारा नहीं हो, सबसे कम भारतीय वक्त जनता आपको पार्टी सर्वेश का पाठक है। बोलिए। देखने आए हैं एक सेकंड सर्वेश पाठक। गजब बात है यार, ये बड़ी अजीब पूजा जी समस्या है देखिए, इनका। यहाँ पे देश के नहीं, जैसे कि आप डिफेंस जब एक्सपर्ट जाते बोल रहे हैं, थे, आप किसी उनको चीज बोलने के ऊपर दीजिए, विदेश आप उनको नीति के बोलने ऊपर- दीजिए, एक सेकंड। हाँ सर्वेश पाठक। पूजा जी जैसे कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट साहब बोल रहे थे कि अगर मोदी जी विदेश दौरे पे किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पे देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं और देश की जो भी डील होती है उस देश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है और देश के दोनों देश के हितों के लिए होती है। और यहाँ पे अगर हम राजनीति करते हैं कि अगर बाइडेन ने बुला लिया उनके सम्मान में व्हाइट राजनीति हाउस तो में भारतीय जनता भोज पार्टी नहीं भोज करती दे है। रहा है आप तो भी उससे राजनीतिक किसी को पार्टियां मिर्ची हैं। लग रही है। नहीं, नहीं, अरे राजनीतिक देश के पार्टी कितने राजनीति ही करती है और क्या प्रधानमंत्री करती गए है? हैं? क्यों नहीं, नहीं, राजनीतिक पार्टी आप नहीं करते थे। जब आप विपक्ष में बैठे हुए थे, तब आप कांग्रेस का विरोध करते थे, नहीं करते थे? तमाम विदेश नीतियों का आप विरोध करते थे। ये कौन सी बात हुई? आप करेंगे तो One by हमारे one, दूसरा करेंगे one तो by दूसरा one, करेंगे। one by one, one by one, again I'm telling you, one by one. हाँ, तो फिर काहे के लिए अभी नेहरू जी को जो है कसीदे पड़े जा रहे थे? अरे नेहरू जी ने ही तो चाइना को 32,000 किलोमीटर देखिए मैं फिर से जिक्र कर दूं, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, शशि थरूर की ये किताब जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि सुनिए, शशि थरूर की इस किताब में जिक्र है कि नेहरू जी ने पैरवी की, चीन की पैरवी की। इस किताब में शशि थरूर खुद लिखते हैं। अब क्या हकीकत नहीं लिख रहे हैं शशि थरूर? आपके नेता अगर अपने ही नेता के बारे में झूठ लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे फिर अपने नेताओं के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि यही पार्टी की फजीहत करा रहे हैं। रत्नाकर सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से सर। देखिए पूजा जी, अभी मार्केटिंग की बात हो रही थी, उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आज मैं सुबह से भी देख रहा था कि बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में फ्लोट कर रहे हैं, थैंक यू मोदी जी, मैं मोदी जी का फैन हूं, एलन मस्क ने ये बात कही है और बहुत सारी चीजें फ्लोट हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें जो दिखाई जा रही है, जो ब्रांडिंग की जा रही है, मार्केटिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि एलन मस्क क्यों कहेंगे ये बात। ये इसलिए कहेंगे अपने युवराज का ब्रांडिंग किया है। रत्नाकर जी बस 10 सेकंड अरे लूंगा, भाई साहब, पूरी माफी बात तो चाहता हूं कहने आपको दो। इंटरप्ट करने के अरे लिए, पूरी लेकिन बात 10 तो कहने सेकंड दो। अभी क्या अभी है, आपने क्या? अपने युवराज का अच्छा, बगैर marketing टेलीप्रॉम्प्टर किया के है। साहब बोल रहे थे, बगैर स्तर पे, टेलीप्रॉम्प्टर के। तब तो आपकी जो अगर 5 मिनट राष्ट्रीय टेलीप्रॉम्प्टर अगर हट बहुत जाए ना, शुक्रिया, तो बोल नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप क्या खिचड़ी पका रहे हैं तो फिर डिबेट को इसको यहीं डिबेट पर की खत्म तरह करते करिए भाई साहब। हैं। बहुत शुक्रिया सभी का। आप बोल- रत्नाकर जी आपको कम वक्त मिला उसके लिए माफी, बहुत शुक्रिया, लेकिन सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए एक बात तो हम सभी को समझ लेनी चाहिए कि देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। हर किसी की अगर अपनी अपनी राजनीति भी है तो उस राजनीति में भी देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, निजी हित उससे नीचे होना चाहिए। इस बात को अगर सब ख्याल रखते हैं तो फिर देश तरक्की भी करेगा, देश में सौहार्द भी होगा, देश में प्यार भी होगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा।